हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। दोस्तों, ये हमारे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आज हम लोग इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे, लेकिन ये चैप्टर समाप्त होगा, आपका और मेरा साथ समाप्त नहीं होगा। हम लोग अलग अलग चैप्टर्स को समझने के लिए, चाहे वो हिस्ट्री के हों, जियोग्राफी के हों या फिर इकोनॉमिक्स के अलग जो चैप्टर्स हैं, उनको समझने के लिए आपस में जुड़े रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि लिबरलाइजेशन क्या था। आज हम लोग सीखेंगे कि भारत पे ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे मिले, क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं, या भारत के संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इसके साथ ही आज आपको मौका मिलेगा एक जज बनने का। आज आपको जज बन के फैसला करना है कि ग्लोबलाइजेशन सही है या फिर गलत है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि 1991-92 के समय में हमारे देश की स्थिति कितनी बुरी थी। हमारे देश का, हमारी सरकार का खजाना बिल्कुल खाली था। हमारे पास बहुत कम पैसे बचे थे विदेशों से सामान मंगवाने के लिए। उस समय हमारे देश में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज अपनाई गई। अगर आप लोगों ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इससे आपको ग्लोबलाइजेशन से संबंधित कोई भी डाउट मन में नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी बात उस समय के जो प्रॉब्लम्स थे हमारे भारत में उनके। फिर इन प्रॉब्लम्स का समाधान हम लोगों ने कैसे देखा था कि हमारी गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए थे। भारत में विदेशी कंपनियों को आने की अनुमति मिल गई थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन आए। हम उन्हीं परिवर्तनों को यहाँ पे देख रहे हैं। उनमें से जो फर्स्ट चेंज था वो तो ये था कि हमारा मार्केट विदेशी कंपनियों के लिए खुल गया। अब विदेशी कंपनियां भारत में आके अपनी जो बिजनेस था, अपना जो स्टार्टअप था, वो स्टार्ट कर सकती थी। इन कंपनियों ने भारत में अलग अलग तरह के व्यापार में पैसे लगाए। जैसे बैंक के व्यापार में आप देखते होंगे ना, भारत में कई सारी विदेशी बैंक कंपनियां हैं, विदेशी बैंक हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक्स में पेप्सी, कोका कोला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कपड़े के आइटम्स, कार के आइटम्स। इस तरह आप लोग देखते हैं कि विदेशी कंपनी ने भारत में अलग अलग व्यापार में पैसा लगाया। ये तो पहला चेंज था। दूसरा चेंज दोस्तों ये था कि कई भारतीय कंपनियां जो थी, इनको भी भारत से निकल के विश्व के व्यापार से जुड़ने का मौका मिल गया। ये कंपनियां भारत की लोकल से ग्लोबल बन गई। कुछ कंपनियों का आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे इन्फोसिस, एयरटेल, महिंद्रा। ये कंपनियां पहले जहां अपने जो प्रोडक्ट्स थे भारत में ही बेचा करती थी, अब दुनिया के बहुत सारे देशों में बेचने लगी। इससे भारत की जो इकोनॉमी थी, इसको वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ने का मौका मिला। आपने ये भी देखा था ना कि किस तरीके से जो वर्ल्ड की कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनियां थी, ये भारत की जो छोटी मोटी कंपनियां थी, इनके साथ पैचअप कर ले रही थी। और इस तरह से जो यहाँ की लोकल छोटी मोटी कंपनियां थी, इनको वर्ल्ड लेवल पे प्ले करने का मौका मिल जाता था। ये तो दूसरा चेंज था। तीसरा चेंज दोस्तों था रोजगार। यानी जब विदेशी कंपनियां भारत आई तो भारत के बहुत सारे लोगों को इन कंपनियों में रोजगार मिलने लगा। जैसे अमेजन कंपनी आज भारत में काम कर रही है, तो इसमें हजारों की संख्या में डिलीवरी बॉय काम करते हैं। इन लोगों को नौकरी मिली हुई है इसमें, इससे इन लोगों के घर परिवार का खर्च चलता है। ठीक है। एक और फायदा दोस्तों था कि जो कस्टमर्स थे भारत के, इन कस्टमर्स को एक चेंज का मौका मिल गया। इनके सामने अब प्रोडक्ट्स की एक नई रेंज आ गई। इनको एक ब्रांड पसंद नहीं है तो दूसरे ब्रांड पे जा सकते हैं, दूसरा ब्रांड पसंद नहीं है तो तीसरे पे जा सकते हैं। इस तरह से जो कंपनीज थी, लोकल कंपनीज, इनकी मोनोपोली, एकाधिकार खत्म हो गया।
अब ये कंपनियां अपनी मनमाने से अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकती है, चाहे वो प्रोडक्ट्स अच्छा हो या खराब हो। कस्टमर्स के सामने ये बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि इन प्रोडक्ट्स को खरीदना ही है। ठीक है। इसके साथ साथ एक और चेंज क्या आया, वो था कि जब विदेशी कंपनियां भारत में आई तो इन कंपनियों ने अपने साथ बड़ा अमाउंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट ये कंपनियां अपने साथ लेके आई थी। साथ साथ ये अपने साथ नई टेक्नोलॉजीज लेके आई थी। इन टेक्नोलॉजीज का फायदा भारत की लोकल कंपनियों को भी मिला, जिन कंपनियों के साथ मल्टीनेशनल कंपनियों ने टाई किया था, बंधन बनाया था अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों ये तो थे फायदे ग्लोबलाइजेशन के, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के केवल फायदे ही नहीं है, कुछ नुकसान भी हैं। आइए हम लोग उन नुकसानों की भी चर्चा करते हैं। पहला नुकसान जो दोस्तों हुआ वो था कि यहाँ पे बहुत सारी जो लोकल कंपनियां थी उनको विदेशी कंपनियों से कंपटीशन झेलना पड़ गया। अब आप पूछेंगे कंपटीशन झेलना तो अच्छी बात है, कंपटीशन से जो लोकल कंपनियां थी उनकी मोनोपोली खत्म हो रही थी, फिर कंपटीशन बुरी बात कैसे हो गई। दोस्तों जो बड़ी कंपनियां थी इस कंपटीशन में वही बची रही, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां समाप्त हो गई। वो झेल नहीं पाई विदेशी कंपनियों को, क्योंकि विदेशी कंपनियों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, बहुत सारा पैसा था, और अपने पैसे की बदौलत, अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत की बहुत सारी छोटी कंपनियों को बर्बाद कर दिया। और इन कंपनियों में जो बहुत सारे लोग काम करते थे उनका रोजगार छिन गया। ये एक नुकसान था ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा नुकसान दोस्तों ये था कि जो ये ग्लोबलाइजेशन था इसका फायदा भारत में केवल पढ़े लिखे लोगों को ही मिला। जो अनपढ़ लोग थे, निर्धन लोग थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। ये भी एक नुकसान है। तो दोस्तों यहीं पे आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अब तक आपने ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे थे या नुकसान थे, जो पॉजिटिव साइड्स थे या फिर नेगेटिव साइड्स हैं, इन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया है। तो अब आपको जज बनना है और जज बन के फैसला करना है कि क्या ग्लोबलाइजेशन सही चीज है या फिर गलत चीज है। ग्लोबलाइजेशन में क्या कोई कमी है या फिर हम इसके सिर्फ फायदे ही गिना सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जज बनते समय आपको एक न्यूट्रल विचार लेकर चलना पड़ेगा। आपको किसी का पक्ष नहीं लेना है, आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। आपको ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी बताने हैं तो नुकसान भी बताने हैं। अगर आप समाज के धनी लोगों के बारे में सोचते हैं तो आपको समाज के गरीब लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। दोस्तों यही जो प्रक्रिया है जिसमें ग्लोबलाइजेशन की कमियों के बारे में आपको जांच करना है और इन कमियों को दूर करने का प्रयास करना है, इसको आपके बुक में ग्लोबलाइजेशन को न्यायसंगत बनाने की प्रक्रिया कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि दोस्तों ये प्रक्रिया क्या है। दोस्तों न्यायसंगत बनाने का मतलब यहाँ पर है कि ग्लोबलाइजेशन में जो कमियां रह गई हैं, जो इसके गलत प्रभाव है, बैड इफेक्ट्स हैं, इनको किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन न्यायसंगत तभी बनेगा जब इसमें केवल धनी लोगों को ही नहीं बल्कि समाज के उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा जो समाज के सबसे लोअर लेवल पे हैं, समाज के सबसे नीचे हैं, पीछे छूट गए हैं विकास की धारा में। जब इन लोगों को भी आप ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया के साथ शामिल करते हैं तब आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन न्यायसंगत बना है। ग्लोबलाइजेशन का फायदा सिर्फ धनी लोगों को ही नहीं मिले, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही नहीं मिले, बल्कि समाज के सभी वर्गों को मिले। अब हम लोग देखेंगे कि इसके लिए सरकार क्या कर सकती है
जनता क्या कर सकती है ताकि फायदा सभी लोगों को मिले? तो पहले हम लोग सरकार की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सरकार अनेक कदम उठा सकती है। इनमें से पहला कदम जो है वो तो है ट्रेड बैरियर्स को शामिल करना। आप चौंक गए होंगे कि पहले तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रेड बैरियर्स को हटाना अच्छी बात होती है, यहाँ पे तो ट्रेड बैरियर्स को शामिल करने की बात की जा रही है। दोस्तों ध्यान रखिए, हमने ये नहीं सीखा है कि ट्रेड बैरियर्स को हमेशा 100% हटा देना बहुत अच्छी बात है। हटाना अच्छी बात है, आप 90% तक हटा दीजिए, 99% तक हटा दीजिए, लेकिन 1% बचा के भी रखिए। क्यों बचा के रखिए? आपने देखा था ना पिछली वीडियो में कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय अपनी लोकल कंपनियों को बचाने के लिए हम लोगों ने ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल किया था। तो वहाँ पे ट्रेड बैरियर एक अच्छी बात थी। तो भले ही अपने देश की लोकल कंपनियों को बचाने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनियों से बचाने के लिए, छोटी कंपनियों को बचाने के लिए गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर भी लगाना पड़े, तो यहाँ पर ये भी उचित है। दूसरा काम गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट WTO के साथ निगोशिएशन कर सकती है। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से WTO जो डेवलपिंग कंट्रीज है इन पर प्रेशर डालती है। तो भारत को इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए। भारत को प्रयास करना चाहिए कि अपने देश के किसानों के हित में, अपने देश के जो सिटीजन्स हैं उनके हित में WTO के साथ बिना डरे हुए, बिना पीछे निगोशिएशन करें। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए जिसका फायदा आम जनता को भी मिले, केवल धनी लोगों को नहीं मिले। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज भी बना सकती है जिससे जो लेबर्स हैं देश में रहने वाले उनको सुरक्षा मिले। कई बार क्या होता है कि जो विदेशी कंपनियां आती हैं ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हैं। ऐसा एक उदाहरण हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी में। अगर आपको वो घटना नहीं पता है तो यहाँ पे जान लीजिए कि भोपाल में शायद 1986 का समय था। उस समय एक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस लीक हो गया था और इस जहरीला गैस था और इससे बहुत सारे लोगों की रातों रात नींद में ही मृत्यु हो गई। और वो कंपनी क्या की भारत को रातों रात छोड़कर भाग गई। इससे लोगों को कितना नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जिससे इसके सिटीजन्स को मल्टीनेशनल कंपनियां चाहकर भी नुकसान न पहुंचा सके। अपने देश के लेबरर्स जो होते हैं, मजदूर श्रमिक होते हैं, इनको सुविधा देने के लिए लेबर लॉज को में सुधार कर सकती हैं। काम के घंटों को तय किया जा सकता है कि इतने ही घंटे काम करना है फैक्ट्रीज में। ठीक है दोस्तों, ये तो थी बात कि किस तरीके से सरकार ग्लोबलाइजेशन को जुडिशियल बनाने के लिए कौन कौन से उपाय अपना सकती है। अब सिर्फ सरकार के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थोप देनी चाहिए, कुछ हम सिटीजन्स का भी फर्ज होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि WTO भारत पे प्रेशर बनाती है, तो हम जो भारत के सिटीजन्स हैं, अगर हम लोग अपनी मीटिंग्स के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा ऐसा प्रयास करें कि WTO तक अपनी बात को पहुंचाएं, तो इससे बड़ा फायदा पहुंचेगा। आप अगर सोचिए कि 1 लाख लोग हाथ में बैनर पोस्टर लेकर रैली निकालते हैं सड़क पे, तो विश्व की कौन सी मीडिया होगी जो इस रैली को कवर नहीं करेगी। अगर WTO हमारे ऊपर प्रेशर बना सकता है, भारत के ऊपर प्रेशर बना सकता है सब्सिडी को छोड़ने के लिए, हटाने के लिए, तो भारत के भी तो लोग जो 130 करोड़ की आबादी है, ये WTO पे प्रेशर बना सकती है, ये बता सकती है कि इन सब्सिडीज को देना भारत के किसानों के हक में है। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोग ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को अंत करते हैं। आशा है कि आगे के वीडियो में भी आप लोगों का साथ मिलेगा। तो आज के सेशन की समाप्ति हम लोग यहीं पे करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।